दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी अध्याय 112 खंड 4 में आगे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले भाग को संक्षिप्त में हम समझ के समझेंगे। पिछले भाग में जो हमने जाना वो ये था कि जब बापू दक्षिण अफ्रीका से बम्बई आए तो वहाँ उन्हें गोखले जी का संदेश मिला कि आप मुझसे मिलने पूना आने के पहले वायसराय लॉर्ड विलिंगटन से मिल लीजिए। और जब मैं वहाँ उनसे मिलने गया तो प्राथमिक बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ कि आप कोई भी कृत्य जो सरकार से संबंधित हो, यदि ऐसा कोई भी कृत्य आप करें तो उसकी सूचना मुझे दें और हो सके तो मुझसे मिल लें। इसके बारे में मुझे आपसे वचन चाहिए। तो बापू ने कहा कि ये वचन तो मैं आपको बहुत आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि एक सत्याग्रही होने के नाते जब भी मैं किसी के विरुद्ध कुछ करता हूँ तो उसमें मैं उनका दृष्टिकोण पहले जान लेता हूँ और उनके दृष्टिकोण को पूरा सम्मान देते हुए मैं अपना सत्याग्रह करता हूँ। और इतनी बात उनसे हुई और उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में भी मैं इसी नीति का पालन करता रहा हूँ। और पूना में जब वो पहुँचे तो गोखले जी ने उनकी सोसाइटी के सभी सभासदों को बुला कर रखा था। गोखले जी एक सोसाइटी स्थापित की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसका काम संपूर्ण भारत देश में समाज सुधार करने का था। तो सारे मेंबर को उन्होंने बुलाया था। तो बापू की वहाँ सबसे बहुत चर्चा हुई, मित्रता हुई। गोखले जी ने कहा कि आप इसके सभासद बनिए, लेकिन उनकी जो सोसाइटी के सभासद थे उनको एक शंका थी कि बापू का जो तरीका था काम करने का और उनकी सोसाइटी का जो तरीका था उसमें तालमेल बैठेगा या नहीं, इस बात की शंका थी। लेकिन गोखले जी ने कहा कि इन लोगों को अभी आपका स्वभाव मालूम नहीं है, आप सबसे मिलजुल कर कैसे काम करते हैं ये इनको जब पता चलेगा तो ये आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं समझें कि इनके मन में आपके प्रति प्रेम और आदर नहीं है। उसके बाद उन्होंने अपने मन की बात उनको बताई और गोखले जी को कहा कि मेरे जो फिनिक्स के सहवासी हैं उनके लिए मैं यहाँ भारत में एक आश्रम बनाना चाहता हूँ और गुजराती होने के नाते इसके लिए आर्थिक जो सहयोग है मुझे गुजरात में भरपूर मिल सकता है। तो गोखले जी ने कहा अच्छी बात है, आप ज़रूर आश्रम बनाइए, लेकिन इस आश्रम को बनाने के लिए जो धन लगेगा वो आपको मैं दूंगा, आप वो धन मुझसे लीजिए। और उन्होंने उसी समय अपने सहायक डॉक्टर देव को बुलाया और कहा कि आज ही हम मेरे अकाउंट में गांधी जी का भी नाम लिखिए और इनको जब भी पैसे की ज़रूरत हो आश्रम के लिए या इनके सार्वजनिक कामों के लिए तो आप उनको वो पैसा देते रहिए। और इस तरह मुझे बहुत हल्का लगा, क्योंकि धन इकट्ठा करने का मेरा काम हल्का हो गया। साथ ही मुश्किल के समय मुझे मार्गदर्शन भी मिल जाता था, मिल जाएगा, ये सब सोचकर मेरा भार हल्का हो गया। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि मैंने शांति निकेतन जाने की तैयारी की, लेकिन उसकी पहली रात को गोखले जी ने एक मेरे मनपसंद की पार्टी आयोजित की, जिसमें मेरा मनपसंद भोजन रखा गया, फलाहार, सूखे फलाहार, खजूर, मूंगफली इत्यादि का रखा गया और मेरे मनपसंद मित्रों को
खुलवाया गया। पार्टी की जगह गोखले जी के निवास स्थान से बहुत पास ही थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वहाँ तक भी आना उनका संभव नहीं था। लेकिन उनका मेरे प्रति इतना प्रेम था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और ऐसी अवस्था में भी वहाँ आए। लेकिन कुछ समय बाद उनको चक्कर आ गई और उनको घर पहुँचाना पड़ा। वहाँ से उन्होंने संदेश भेजा कि आप इस पार्टी को वो रद्द न करें और पार्टी जारी रखें, क्योंकि आजकल मुझे ऐसा कई बार होता है। और फिर हमने वहाँ पार्टी की। पार्टी का कोई विचित्र मतलब नहीं था। पार्टी में यही होता था कि हम सब मित्र मिलते थे और ये सब जो हमारा खाने का प्रोग्राम था, मूंगफली के दाने, खजूर, सूखा मेवा, फल इत्यादि, ये खाते हुए हम एक दूसरे से बात करते थे। इतना ही उसका मतलब हुआ करता था। लेकिन ये पार्टी तो हो गई, लेकिन गोखले जी को जो चक्कर आया था वो मेरे जीवन क्रम के लिए कोई सामान्य बात नहीं थी। और अब आगे गोखले जी को धमकी का मतलब, बापू लिखते हैं, मेरे बड़े भाई की विधवा पत्नी और अन्य परिवार को मिलने राजकोट जाना था, इसलिए वहाँ गया। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान मेरी पोशाक गिरमिट बंधुआ मजदूरों जैसी मैंने कर ली थी, लेकिन राजकोट में काठियावाड़ी पोशाक में जाना चाहता था जो मेरे पास थी। इस पोशाक में कुर्ता, सदरा, अंगरखा, फेंटा और धोती होती थी और सभी देशी मिल के कपड़े से बनी होती थी। बम्बई से राजकोट थर्ड क्लास में जाना था और यात्रा में यह पोशाक संभालना भारी था, अतः मैंने अपनी पोशाक में थोड़ा परिवर्तन किया था। इसमें सदरा, कुर्ता, धोती और 8-10 आने की काश्मीरी टोपी मैंने खरीद ली थी। इस तरह की पोशाक पहनने वालों की गिनती गरीबों में होती थी। उस समय विरम गांव में और बढ़वान में प्लेग के कारण थर्ड क्लास के यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जाती थी। मुझे थोड़ा बुखार था। अमलदार ने राजकोट जाकर डॉक्टर से जांच करवाने को कहा और मेरा नाम उसने लिख लिया। बम्बई से किसी ने तार भेज दी थी, इसलिए वढ़वान स्टेशन पर वहाँ के प्रसिद्ध लोग आए थे। उनमें दर्जी मोतीलाल भी आए थे। उन्होंने मुझे वहाँ ज़कात की जांच के बारे में हो रही तकलीफ़ के बारे में बताया। मैं बुखार से परेशान था, अतः बोलने के लिए उत्सुक नहीं था। अतः मैंने कहा, आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? विचार किए बिना उत्साह में बोलने वाले बहुत होते हैं, पर मोतीलाल ने अत्यंत विचार पूर्वक जवाब दिया, हम जेल जरूर जाएंगे, लेकिन आपने हमारा नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। काठियावाड़ी होने के नाते हमारा आप पर पहला अधिकार है। इस वक्त तो नहीं, पर आते समय आपको यहाँ ठहरना पड़ेगा। आप यहाँ के युवाओं का काम और उत्साह देखकर खुश होंगे और आप कभी भी हमें अपनी सेना में शामिल कर सकते हैं। मोतीलाल ने मेरे मन में जगह बना ली। उनके दूसरे साथी ने उनकी तारीफ में कहा, ये भाई एक कुशल दर्जी हैं और दिन में 1 घंटा काम करके ही पूरे महीने का खर्च चल सके उतना पैसा ये कमा लेते हैं और फिर सारा समय सार्वजनिक कामों में लगा देते हैं। हम सभी सुशिक्षितों के भी यही नेता हैं। बाद में मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। तब मुझे पता लगा कि उनके बारे में जो कहा गया था उसमें कुछ गलत नहीं था। सत्याग्रह की स्थापना होने के बाद मोतीलाल हमेशा आश्रम में आते थे और आश्रम का सिलाई काम करते थे और बच्चों को भी सिखाते थे और वढ़वान की ज़कात समस्याओं के बारे में भी मुझे हमेशा बताते थे। लेकिन उन्हें मृत्यु ने भरी जवानी में उठा लिया और उनके बिना वढ़वान शून्यवत हो गया। राजकोट पहुंचकर दूसरे ही दिन अस्पताल में हाजिर होना था। वहां मैं अपरिचित नहीं था। वहां डॉक्टर फजील थे। वे अमलदार के नाम से चिल्लाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि उसने मुझे डॉक्टरी जांच का हुक्म देकर अपना कर्तव्य किया था। मैं प्रसिद्ध होने के नाते डॉक्टर मुझे देखने घर पर ही आने लगे।
तीसरे दर्जे के यात्रियों के बारे में ऐसी जांच जरूरी थी, पर बड़े माने जाने वाले जो लोग तीसरे दर्जे से यात्रा करते थे उन्हें भी इस नियम का पालन करना चाहिए और अमलदार ने पक्षपात नहीं करना चाहिए। पर मेरा अनुभव ऐसा है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों की गिनती पशुओं में की जाती है। उनसे अभद्र भाषा में बोलना, अमलदार ने उनको पीटना, गाली देना, उनको अपने नौकर जैसा समझना, उनको टिकट देने में देर करना इत्यादि मैंने सब कुछ अनुभव किया है। इसको सुधारने का एक ही उपाय है कि अमीर लोगों ने तीसरे दर्जे में यात्रा करके इस सब का अनुभव लेना। काठियावाड़ में मैं जहाँ भी गया वहाँ विरम गांव के में ज़कात वसूली के अत्याचार के बारे में सुना। इस बारे में मैंने लॉर्ड विलिंगटन द्वारा दिए हुए निमंत्रण का उपयोग किया। ज़कात के संबंध की शिकायतों में तथ्य था। मैंने सारी जानकारी निकाली और सरकार से पत्र व्यवहार किया। सचिव से मिला, लॉर्ड विलिंगटन से भी मिला। उन्होंने सहानुभूति दर्शाई, पर दिल्ली की ढिलाई के बारे में शिकायत की। सचिव बोले, यदि हमारे हाथ में होता तो हम ज़कात को रद्द कर देते, आप बड़े सरकार के पास जाइए। मैंने वरिष्ठ सरकार से पत्राचार किया, पर पत्र मिला, इसके आगे कुछ नहीं हुआ। जब मुझे 2 साल बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिलने का प्रसंग आया तब दाद मिली। जब मैंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड के पास बात निकाली तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। उनको विरम गांव के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मेरी बात उन्होंने ध्यान से सुनी और उसी समय फ़ोन करके सारे कागजात मंगवाए और वे बोले कि यदि इसके बारे में अमलदार की कोई शिकायत नहीं होगी तो ज़कात रद्द करने का उन्होंने मुझे वचन दिया। इस मुलाकात के थोड़े ही दिनों के बाद ज़कात रद्द करने की नोटिस मैंने समाचार में पढ़ी। यह विजय सत्याग्रह का मंगलाचरण था, ऐसा मैंने समझा। विरम गांव के बारे में बातचीत के दौरान सचिव ने बक्सरा में मेरे इस संबंध में किए गए भाषण की नकल उसके पास थी, ऐसा बताया। उसमें सत्याग्रह के बारे में मैं सत्याग्रह के बारे में और उनके नियम के बारे में मैंने अपना विरोध भी किया था। वो बोला, क्या यह धमकी नहीं है? इस तरह बलवान सरकार धमकी से थोड़े ही डरने वाली है। मैंने जवाब दिया, यह धमकी नहीं है, लोक शिक्षण है। लोगों को अपने दुखों का निवारण करने के लिए सभी योग्य मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। जिस राष्ट्र को स्वतंत्र होना हो उसके पास खुद की रक्षा का अंतिम उपाय होना आवश्यक है। सामान्य रूप से ऐसे इलाज हिंसक होते हैं। सत्याग्रह एक शुद्ध अहिंसक शस्त्र है। उसका उपयोग और उसकी सीमा दिखा देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। अंग्रेज सरकार शक्तिमान है, इसमें मुझे शंका नहीं है, पर सत्याग्रह एक सर्वश्रेष्ठ शस्त्र है, इसके बारे में भी मुझे शंका नहीं है। सेक्रेटरी ने कहा, सिर खिलाते हुए बोला, हाँ वह तो दिख ही रहा है। और अब हम आगे के भाग के बारे में जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, ये मुफ्त है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।